हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। आज मैं आप लोगों को रेन ऑन द रूफ और पंचुएशन के क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी। पंचुएशन के एमसीक्यूज जो इसमें दिए हुए हैं, पंचुएशन भी इसमें एक टॉपिक है। डे 20 है, 12 तारीख से 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और तब से अभी तक चल रहा है। रेन ऑन द रूफ जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज की पोयम है क्वाट्सकिनी की रेन ऑन द रूफ। अब मैं इसको पढ़ाने पहले आप लोगों से क्वाट्सकिनी के बारे में आप लोगों को बताऊं। और पोयम पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात अपनी भी करूंगी। क्वाट्सकिनी जो है वॉज एन अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड पॉलिटिशियन। ही वॉज बॉर्न इन पेनियन, न्यूयॉर्क एंड स्टडीड इन एंटीओक कॉलेज। एक अमेरिकन पोएट है। ये एक आपको कुछ चीज़ें जो हैं जब आप लोग नोट्स बनाएं तो उसमें लिख लें कि कौन सा पोएट कौन से जो है वो कंट्री को बिलोंग करते हैं। कौन सा ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, इंग्लिश है। जैसे इससे पहले मैंने ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ाया था तो वो इंडियन पोएट के थे, जीव पटेल। और ये जो है अमेरिकन पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन पोएट है। तो वो उसके साथ साथ लिखते रहेंगे तो उनके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। He became an established poet with the publication of his poem Rain on the Roof. ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है, रेन ऑन द रूफ। 6 स्टेंजाज में है, लेकिन इसमें जो 9th स्टैंडर्ड में ये पोएम दी गई है दैट इज इन ओनली इन 3 स्टेंजाज। ठीक है, ये एक चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में है उनकी, मतलब रेन से जुड़ी हुई उनकी मेमोरीज के बारे में। If ever the description the man had a full life could be leveled at someone, then that man would have to be Quartz-Kinney. During the 19th century he was at various times a wistful and skillful poet. वो एक बहुत ही skillful poet थे. For a short time he was a politician, filling the role of senator in the state of Ohio for 2 years. He was a lawyer in Cincinnati and worked as a journalist on several publications. मतलब वो lawyer भी थे और वो एक politician भी थे और he lived his life to the fullest. और he served in the US Army during the American Civil War. And he had 2 collections published, Cuca and Other Poems in 1855 and Lyrics of the Idle and the Real in 1888. One of his most famous poems written in 1849 was The Letting and Haunting, The Rain on the Roof. बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है The Rain on the Roof। अब मैं इसे पढ़ाऊँ इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। कल मैं आप लोगों से मिलूँगी लाइव 8 बजे। कल मैं आप लोगों से लाइव मिलूंगी। 8:30 बजे आप लोगों का रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। मैं ये नहीं करती कि बातचीत में टाइम वेस्ट करूँ और पढ़ाने का काम ना करूँ। और मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही बुरी लग रही हैं, जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को, एक तो मैं आप लोगों को कुछ ये बता दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस 12 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से लगातार अभी तक चल रही हैं। पीजीटी में ज़्यादा नहीं ले पा रही, 2 दिन लेती हूँ, मगर जो बेचारे पीजीटी वाले हैं उन्होंने इसी में संतोष कर रखा है। ठीक है, पहली बात ये लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैडम नई क्लासेस दीजिए, क्लासेस हमारी लगातार चल रही। दूसरा, आप लोगों से बात करनी है टेस्ट के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट। एक तो ना कभी कभी कहते हैं ना पंगा लेना नहीं चाहिए। ये जो बैठे हैं ना, ये इन्होंने पंगा लिया कि मैं तो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए ऑनलाइन टेस्ट डालूंगा, ऑनलाइन टेस्ट डालूंगा। अब इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स के लगातार जो बहुत, भैया एक बात है, एक से एक स्टूडेंट्स हैं, इतने बढ़िया हैं, 200 में से 192 तक स्कोर कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बेचारे भोले मासूम हैं, उनको नहीं पता, बड़े कायदे से पूछते हैं कि यार हमको नहीं पता सॉल्यूशन कैसे देखना है। कुछ एक और तीसरे तरीके के हैं, मैंने वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करते हैं। तो भाई ऐसा है कि अगर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मजबूरी, गंदी बात है, ऐप डाउनलोड कर, हाँ जी करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल होती है उसमें फ्री टेस्ट पड़े होते हैं, उस फ्री टेस्ट में जाइए, नीचे से ऊपर को करिए, आपको जो है व्यू सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ तो लोग कहेंगे मैडम लोगों का काम ही क्या ना, इग्नोर मारो। भैया इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं, पता नहीं लोगों ने तो मुझे क्या क्या कहा है, और उसके बाद भी जो है मैं यहाँ तक खड़ी हूँ। और लोगों ने तो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करी, मगर मैं उनमें से हूँ नहीं। मगर मैं एक है, मेरे को ना मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मैडम आपका चैनल है क्वालिटी चैनल,
और क्वालिटी चैनल पे ना क्वालिटी जाती है, भीड़ नहीं जाती। तो मैं अपने क्वालिटी जो स्टूडेंट, जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मैं भी ये चीज़ मानते हुए उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, वॉच योर वर्ड्स डार्लिंग, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को ध्यान से यूज करते हुए ध्यान दीजिए कि हम किसको क्या कह रहे हैं। मैं वो YouTube पे आपको भी पता है कितने जेन्युइन टीचर्स हैं, और उनमें से मैं मानती हूँ मेरे माँ बाप के संस्कार मुझ में ऐसे हैं कि मैं जेन्युइन हूँ। मुझे कहने की जरूरत है, मैं ये भी नहीं कहती, मैं जेन्युइन हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप के संस्कार मेरे अंदर ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को कहूँगी कि भाई जब मैं जेन्युइन हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती। आप मुझे बताइए कि ये सीरीज स्टार्ट करके मुझको क्या फ़ायदा हुआ। जब मैंने और ये चीज़ पेड करी ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। जब मैंने नोट्स बेचे ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जब लोग कहते हैं ना मैडम अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप लोगों की बात पे ध्यान मत दें। भाई मैं लोगों की बात पे ध्यान नहीं देती, मगर बात यह है कि मुझे ये ना सिखाएं कि लोगों की बात को इग्नोर करें। लोगों का काम है कहना। आपको भी तो बुरी लगती है ना बात। जिसको बात बुरी लगेगी दोबारा से मुझे कहेगा मैडम बात को इग्नोर करो। जिससे भी बात बुरी लगेगी, बात बुरी मुझे ये लगती है मैडम हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्या। एक चैनल पे जाके क्वालिटी कंटेंट लेना, अपने एग्जाम की तैयारी करना, उस चैनल को सपोर्ट करना होता है, या आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ऐसे शब्द सही है कि मैडम हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सही है तो ठीक है, फिर तो मुझे भी जो है पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। अगर कोई ये चीज लिख के भेजे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे सपोर्ट तब होता ये कि अगर मैं इसे बेच रही होती, अगर मैं नोट्स बेच रही होती तो ये सपोर्ट होता, वो भी ये वाला सपोर्ट। ये सपोर्ट नहीं है। मुझे क्या पता जो लोग ये कह रहे हैं वो इसके सब्सक्राइबर्स भी हैं या नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ है कि मुझे इस तरीके के शब्द ना लिखें, और अगर कोई लिखता है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक और सिर्फ एक चीज चाहती हूं, अगर आप मुझ में अपनी बड़ी बहन एक टीचर देखते हैं तो आप केवल मेरे लिए एक वो स्टैंड लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैडम मेहनत कर रही हैं तो हम मैडम को एक पॉजिटिव फीडबैक दें कि जिससे मैडम खुश हो। जब आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है ना, आपका मन करता है कि हम इसके लिए क्या ना कर दें। कल मैं आपको अपनी मदर से मिलवाऊंगी जो इतनी ज़्यादा बीमार है कि पिछले जब से उनका डायलिसिस हुआ है वो चल फिर भी नहीं पा रही है। मेरे घर में ये कंडीशन है, उसके बावजूद मैं पूरी कोशिश खुश होकर पढ़ाती हूँ, उन इंटेंशंस को दूर रख देती हूँ। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? एक पॉजिटिव फीडबैक, ना कि ये पीस ऑफ एडवाइस कि मैडम लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम। आई जस्ट हेट दिस चीजी लाइन। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये चाहती हूं कि अगर आपको मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूं तो आप प्लीज एक पॉजिटिव फीडबैक दीजिए जिससे मेरे को भी खुशी हो। बाकी हेटर्स को जवाब देने के लिए तो हम बहुत है अपने आप में, और वो तो हम कर भी लेते हैं। बाकी जो प्यार करते हैं वो भी तो अपना प्यार दिखाने में कंजूसी कर रहे हैं ना आजकल। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये चीज। इसलिए कल आई विल मीट यू टुमारो, आपसे मिलूंगी इन अ कैंडिड टॉक। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं। रेन ऑन द रूफ बाय कॉट स्किनी। ये इसमें 3 स्टैंजास दिए हुए हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पोएट जो है ये एक नॉस्टैल्जिक पोयम है। इट्स अ नॉस्टैल्जिक पोयम। नॉस्टैल्जिक पोयम का मतलब होता है कि जब आप पीछे अपनी पुरानी यादें जो है करते हैं। When the humid shadows hover, कि जब बहुत नम हवा होती है in all over all the starry spheres,
स्टारी स्फेयर्स एलिट्रेशन, कि जब स्टारी स्फेयर्स में, कि जहाँ पे आसमान में नम जो है मौसम होता है, एंड द मेलंकली डार्कनेस पर्सोनिफिकेशन, और यहाँ पर इसके अलावा ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि जो दुखी सी डार्कनेस होती है जब बारिश होती है तो वो पर्सोनिफिकेशन बारिश के आंसुओं के साथ बहती है। जब इस समय काली रात में बरसात हो रही होती है तो व्हाट अ ब्लिस, कि कितना सुखद होता है कि अपने कॉटेज चैम्बर में अपने पिलो पर सोना और दिवस रेन बूंदों की टप 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 की आवाज़ जो है वो सिर पर, रूफ पर पैटर आवाज़ सुनना, ओनोमोटोपिया। Here this poem, this is a nostalgic poem. Here the poet recalls that when the rain falls on the roof, and the sound of rain is a music to ears. Here he says that with rain, the melancholy, just with the advent of rain, the melancholy is wiped. melancholy जो है वो पूछ जाती है। And if you are in a cottage, it is a bliss to hear the sound of rain. So here he has given the beautiful picture of rain. Now यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच थी उसमें दी हुई भी है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि जो पत्थरों पर टिंकलिंग की, जैसे पायल की घुंघरुओं की आवाज़ आ रही हो, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो दिल में वो एज एन इको, वो ऐसा लगता है जैसे वो रेन की आवाज़ जो है वो दिल में इको कर रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और उसके साथ ही बहुत सारी जो है वो ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारे सपने जो है वो आंखों में आते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शन, रेन के साथ जो थॉट्स की जो एक चेन ऑफ थॉट्स जो है वो चलता है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter, कि जैसे ही मैं रेन की आवाज़ सुनता हूँ, बारिश की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ, तो हजारों स्मृतियाँ मेरे जो है मानस पटल पे होती हैं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कि मुझे दोबारा से जब मैं ये सब आवाज़ सुनता हूँ तो हजारों स्मृतियाँ जो हैं वो मेरे दिमाग में आती हैं। So he says that whenever he listens to the sound of rain, so many thoughts come in his mind, and rain, the sound of rain gives him a nostalgic yearning for something, and a bundle of thoughts just arise in his mind, and he just thinks about those memories which are associated with rain. Every tinkle on the shingles, ये यहाँ पे ओनोमोटोपिया है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, की हर वो जो धमक जो है वो कहाँ लगती है, दिल में। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी सपने देखती हुई, फैंसीज कल्पनाएं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड 1,000 वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू, एज आई लिसन टू द पैटर, यहाँ फिर ओनोमोटोपिया। नाउ इन मेमोरी, कहते हैं कि वेन एवर आई लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन, इन मेमोरी कम्स माई मदर, मैं अपनी माँ को जो है वो याद करता हूँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, कि कैसे वो बीते हुए सालों में, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम स्टिल द डॉन, कि कैसे वो अपने बच्चों को, सोते हुए बच्चों को जो है वो टक किया करती थी, सुलाया करती थी। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कि सुबह तक वो बच्चे सोते रहते थे। ओ आई फील हाउ फोन लुक ऑन मी, कैसे प्यार से वो मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि जब मैं पीछे ये मेमोरीज मुझे आती है, ये सब मेमोरीज मुझे जो है जब मैं आवाज़ सुनता हूँ बारिश की, तो ये सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में आती हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, कि जब बारिश की बूंदों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है बाय द पैटर ऑफ द टप 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 टपकती हुई। तो in these lines, in this stanza, he says that whenever he listens to the patter of the rain, he reminds of his mother, how she used to tuck all the babies to sleep, how she used to give fond look to the author, and with the beautiful memories of his mother are connected with the beautiful पैटरिंग ऑफ द रेन। तो मतलब
रेन के टपकने से, रेन के आने से, वो बारिश की बूंदों की जो टप टप है, उनसे उनकी खूबसूरत मेमोरीज जो हैं वो जुड़ी हुई है। तो ये थी। अब इसके बाद ये जो समरी जो है वो मैंने आपको बता देती हूँ। दिस पोएम इज अबाउट द पोएट्स नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड विद रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। तो ये पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है वही है, पूरा जो मैंने अभी आपको ये बताया ये सारा इसी का ही डिस्क्रिप्शन है। मैसेज देखते हैं पोएम का क्या है। द पोएम गिव्स अस द मैसेज दैट नेचर एंड रेनफॉल हैज़ अ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन, कि रेन का एक थेरेपेटिक इफेक्ट होता है अगर रेन जो है वो भयंकर रूप नहीं लेती। The sound of rain brings back beautiful memories from the past as the poet recalls the soothing affection of his mother during his childhood, कि रेन जो है उसे याद दिलाती है अपनी मदर की। थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग इफेक्ट ऑफ नेचर, हीलिंग, नेचर के हीलिंग इफेक्ट के बारे में बताती है। राइम स्कीम लेते हैं तो ABCBDEFE ये इसकी राइम स्कीम है। और लिटरेरी डिवाइसेस ये मैंने आपको बताया, एलिट्रेशन है, ह्यूमिड होवर, स्टारी स्फेयर्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, मेलंकली डार्कनेस, ड्रीमी फैंसीज, ओनोमोटोपिया, पैटर्स और शिंगल टिंकल, पर्सोनिफिकेशन, डार्कनेस एंड वीपिंग लाइक अ सैड पर्सन, हाइपरबोला, थाउजेंड रिकलेक्शन, ये हाइपरबोला है। अब MCQs लेते हैं रेन ऑन द रूफ पे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही मतलब उस पर है ऐसे ही जिसे कहना चाहिए मतलब कि नॉट रिलेटेड टू दिस पोएम, पोएम से रिलेटेड नहीं है, जनरल क्वेश्चंस हैं। रेन्स कैन बी अ ब्लिस बट कैन बी डिसएडवांटेजियस एज इट कैन लीड टू फ्लडिंग, it can lead to uprooting of trees, can be helpful for farmer, can have negative effect on economy। तो यहाँ पूछा हुआ है कि रेन जो है तो डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है, तो 1, 3, 2 एंड 4, तो ये हुआ इसका आंसर हुआ B, 1, 2 एंड 4। Now the next question is choose the correct option based on the following statements. Statement 1, rainfall is related to economic growth and generally has beneficial impacts on dry and poor areas that are mostly dependent on rain-fed agriculture. Statement 2, rainfall always has positive effects on the economy. Statement 1 तो correct है, Statement 2 जो है वो correct नहीं है, तो Statement 1 is correct but Statement 2 is incorrect, और Statement 1 is incorrect but Statement 2 is correct, both the statements are correct, both the statements are incorrect। भाई रेनफॉल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है, ड्राई एंड पुअर एरियाज को जरूरत है, मगर रेनफॉल का हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा A। तो ये तो थे जनरल क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन इमेज ऑफ पास्ट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, दिस इमेजरी इज सिमिलर टू वंस यूज्ड इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। एक इसमें एक इमेज है पास्ट की, तो इसमें अगर हम लेते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नहीं, इसमें रोड नॉट टेकन का कोई भी चीज नहीं ली गई है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट क्योंकि इसमें पास्ट की इमेज ली गई है रेन ऑन द रूफ में जब वो अपने मदर को याद कर रहे हैं, लेकिन इसमें रोड नॉट टेकन जहां पर वो जो एक डिलेमा वाली सिचुएशन है कि कहाँ किस गली जाए, वो सिचुएशन जो है वो इसमें नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है मगर स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Assertion: the imagery of past used in the poem Rain on the Roof is different from the one used in the poem Road Not Taken. Reasoning: Rain on the Roof past is being spoken about in terms of regret or sadness, whereas in the poem The Road Not Taken, poet mentions about the memory of his family and the loved ones. तो assertion में देखिए both A and R are true and the R is the correct explanation। नहीं जी, अगर आपने पोएम को ध्यान से पढ़ा है तो imagery of past used in the poem is different from the one, ये तो बिल्कुल सही है कि past की इमेज यूज करी गई है लेकिन road not taken वाली नहीं है, तो both A and R are true, ये गलत है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो इसका जो है 4 का यहाँ पे है 3, A इज ट्रू बट R, ना तो ये है A तो सही है मगर R जो है वो गलत है, इसकी रीजनिंग गलत दी गई है, रीजनिंग जो है इसकी फॉल्स है, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। What is bliss for the poet? Bathing in the rain, getting a lot of money, going to an office in rain, lying on bed in a joyful mood। तो what is bliss for the poet कि पिलो पे सिर रख के लेट जाओ, तो क्या है, that is lying on the bed in a joyful mood।
Now question number 6, what are the humid shadows doing in the sphere? Sleeping, resting, floating in the air, doing nothing. Humid shadows जो है वो sphere में क्या कर रही हैं? तो वो जो कर रही हैं floating in the air, बादल तैर रहे हैं, floating in the air. Now question number 7, what haunts the poem in the poem? Poet in the poem, sorry, his friend's sound of rainfall, his mother's memory, none. इस पोएम में हॉन्ट क्या करता है? हॉन्ट का मतलब होता है बार बार क्या चीज दिमाग में जो है वो आती है, तो हॉन्ट करती है, थर्ड स्टैंजा में है हिज मदर्स मेमोरी. वैसे ये 6th स्टैंजा पोएम है, इसमें 3 ही स्टैंजाज इसके दिए हुए. व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली? हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज सिबलिंग्स, नन. मदर की मेमोरी जो है वो बार बार आती है, तो दैट इज हिज मदर. क्योंकि हो सकता है आगे के स्टेंजाज में इस तरीके से हो. व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? लिसनिंग टू द म्यूजिक, ईटिंग स्नैक्स, रोमिंग ऑन द रूफ, लाई ऑन द बेड एंड लिसन टू द पिटा पेटा साउंड ऑफ द रेन. यही है. लाई ऑन नहीं होता, वैसे लाई इन द बेड होता है, लाई इन बेड. Which memories of the poet are revived with the pitta patta sound of rainfall? College days, young age, office days, childhood memories. तो वो है आपका, that is childhood memories. What revives the sweet memories in the poet's mind? Busy schedule, daily routine, raindrops falling on the roof, none. Busy sweet memories को कौन revive करता है? raindrop. इस पे बार बार जो है टिप टिप जो है टिप टिप आवाज गाना आ रहा है दिमाग में, लेकिन वो गाना इससे संबंधित नहीं है. व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? आई थिंक ये जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? A B C B D E F E. दैट्स A B C B D E F E. Which of these words is the use of the literary device of the onomatopoeia? patter. ओनोमोटोपिया का मतलब होता है कि जिसमें साउंड जो है वो महसूस होता है, तो दैट इज पैटर. विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड? टिंकल, और वैसे तो विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड? तो है साउंड वर्ड क्यों नहीं है? डी होना चाहिए इसका. तो विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड? तो साउंड वर्ड तो टिंकल और पैटर दोनों, तो डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए. इज नॉट अ साउंड वर्ड, तो कौन सा साउंड वर्ड नहीं है भाई? टिंकल भी है, बोथ ए एंड बी. नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं क्वेश्चन ठीक है. नन ऑफ दीज, इनमें से टिंकल और पैटर जो है नॉट अ साउंड वर्ड नहीं है, साउंड वर्ड है, तो दैट नन ऑफ दीज. How does the mother look at the children? With hatred? भैया कैसा क्वेश्चन है ये? How does the mother look at the children? With hatred, with sadness, with pity, with fondness. मदर अपने बच्चों की तरफ कैसे देखती है? fond look. So that is with fondness. What does the tinkle cause an echo? Mind, heart, stomach, none of these. tinkle जो है वो कहाँ पर आता है? दिल पर लगते हैं, तो that's heart. What does the poet feel when he listens to the refrain? His mother's wise teachings, his mother's affectionate smile, his mother's kind heart, his mother's fond look at him. तो वो जब सुनता है, जब बारिश की आवाज़ सुनता है तो कैसा महसूस होता है? अपने मदर के फोन्ड लुक के बारे में. दैट्स डी, his mother's fond look at him. Which poetic device has been used in the starry spheres and darling dreamers? डार्लिंग ड्रीमर्स आगे के स्टैंजा में आया होगा, जो इसमें नहीं दिया हुआ है. तो एलिट्रेशन है SS, तो एलिट्रेशन, दैट्स बी, एलिट्रेशन. हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम? डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? चिल्ड्रन. नहीं, अच्छा डार्लिंग ड्रीमर्स है तो बच्चे जो सपने देख रहे हैं, दैट इज चिल्ड्रन. बच्चे जो हैं उनको कहा गया, दैट्स ए, चिल्ड्रन. तो ये थी पोएम रेन ऑन द रूफ. ये तो मैंने आपको करवाया रेन ऑन द रूफ के बारे में. अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है आज थोड़े से ही करवा पाऊंगी, बाकी का कल ले लूंगी. कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को अब करवाऊंगी पंचुएशन के. तो इसके मुझे रीजन भी बताना है, तो मैं पंचुएशन के क्वेश्चन करा रही हूं. अब आपको इसमें से देख रहे पंचुएशन के आपको सेंटेंसेस दिख रहे होंगे,
तो आप यहां पर क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द सेंटेंस विच विद द करेक्ट पंचुएशन। इनमें से आपको करेक्ट पंचुएशन वाला सेंटेंस चुनना है। अब पहला क्वेश्चन सेंटेंस है, यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस ही ग्रांटेड इट टू यू। यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस ही ग्रांटेड इट टू यू। यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस ही ग्रांटेड इट टू यू। मतलब इनमें से आपको सही पंचुएशन मार्क देना है। अब अगर हम इसको सही पंचुएशन मार्क जो है वो देना हो तो सबसे पहले इसका आंसर है दैट्स, इसमें देखें तो इसका आंसर है दैट्स बी, यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस ही ग्रांटेड इट टू यू। अब क्यों है ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊं, जब टू क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो उनको जो सेपरेट किया जाता है, दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस, सेमीकोलन कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं जोड़ता, वो हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। जो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस होते हैं उनको हम सेपरेट किससे करते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। तो ये देखिए, यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एक क्लॉज, ही ग्रांटेड इट टू यू ये एक क्लॉज, दोनों आपस में क्लोजली जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो उन्हें अलग किससे करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे तो उसे किससे अलग करेंगे, सेमीकोलन से उसे अलग किया जाए। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी आस्क देयरफॉर दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल। इसको आपको इसको पंचुएट करना है। तो आप यहां पर देखिए कि पहली बात कि वी आस्क व्हाट दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल, तो ये नाउन क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट, सेमीकोलन लगेगा ही नहीं। सेमीकोलन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को अलग नहीं करता, उसको कॉमा करता है। तो आप यहां देखिए, वी आस्क देयरफॉर दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल, वी आस्क। अब बीच में एक एडवर्ब जो है वो लगा हुआ है, वी आस्क, तो एडवर्ब को बताने के लिए यहां पर जो ये कॉमा लगाया हुआ है, इसका जो सही जो हिस्सा है वो है दैट सी, और यहां पर ये जो देयरफॉर लगा हुआ है, इसको देयरफॉर को पैरेंथेसिस की तरह दो कॉमास जो है उसमें यूज करे गए। पहली बार वी आस्क दैट यू कीप दिस, वी आस्क व्हाट, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के पहले देयरफॉर आ रहा है, और देयरफॉर जो है वो एक एडवर्ब जो है इसमें जो है वो लगा हुआ है, और उसको जो है पैरेंथेसिस की तरह दोनों क्लॉजेस के पहले कॉमा से अलग जो है वो किया गया। तो यहां पर हम इसमें, वैसे ऐसा नहीं है कि देयरफॉर और सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन तब लगता है जब एक प्रिंसिपल हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसका है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर वाज रिक्वेस्टेड 6 वीक्स अगो, देयरफॉर आई एक्सपेक्टेड द शिपमेंट टू अराइव बाय नाउ। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि यहां पर ये चीज क्या है। देखिए, इसका आप लोग पहले ये चारों ऑप्शंस देखिए। द ऑर्डर वाज रिक्वेस्टेड 6 वीक्स अगो, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एक्सपेक्टेड द शिपमेंट टू अराइव बाय नाउ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बीच में इसमें लिखा हुआ है देयरफॉर। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन ये बताती हूं कि एक सेमीकोलन जो है वो हम लगाते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उसके पहले, और अगर बीच में अगर देयरफॉर, हाउएवर वर्ड्स आ रहे हो तो उन्हें किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि जो सही है, पहली बात यहां पर द ऑर्डर वाज रिक्वेस्टेड 6 वीक्स अगो, ये एक पीसी, ये इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी, पीसी सीसी, इसे किससे जो है बीच में क्या आ रहा है, यहां पर एक वर्ड आ रहा है देयरफॉर, हाउएवर अगर आते हैं तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किससे अलग करते हैं, सेमीकोलन से। और अगर बीच में देयरफॉर हाउएवर आ रहे हो तो देयरफॉर हाउएवर के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा जो है वो यूज किया जाता है। तो यहां पर सेमीकोलन आएगा और यहां पर कॉमा का यूज किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। द अमेरिकन फ्लैग हैज 3 कलर्स, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। अब आपको इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, कि इस जो सही पंचुएटेड ऑप्शन है। तो मैं आपको इसमें एक पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताती हूं कि जब कोई कॉलन तब लगाते हैं जब कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करी जाती है, कॉलन के बाद लिस्ट इंट्रोड्यूस की जाती है। अब यहां पर देखिए, द अमेरिकन फ्लैग हैज 3 कलर्स, कॉमा, कॉलन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू।
तो जो कॉलन लगा है, अब आप इसमें देखिए कॉलन किस किस में लगा है। तो इसमें द अमेरिकन फ्लैग हैज 3 कलर्स, रेड, वाइट। अब इसमें आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये बी और डी में क्या अंतर है। तो आप ध्यान से देखिए, द अमेरिकन फ्लैग हैज 3 कलर्स, यहां पे कैपिटल कर दिया इसको। तो जब लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेंटेंस के बीच में हम उसे कैपिटल नहीं करेंगे, वो स्मॉल लेटर्स ही रहेंगे। द अमेरिकन फ्लैग हैज 3 कलर्स, हमने यहां पे लिस्ट इंट्रोड्यूस करी। जब लिस्ट इंट्रोड्यूस करता है तो लिस्ट इंट्रोड्यूस कौन करता है? कॉलन। कॉलन करता है लिस्ट इंट्रोड्यूस। उसके बाद रेड, व्हाइट एंड ब्लू, आप देख रहे हैं रेड का आर, डब्ल्यू और ब्लू, ये सारे जो है स्मॉल लेटर्स से लिखे गए। आप उसमें भी स्मॉल से थे, बस रेड का आर कैपिटल कर दिया था, दैट इज वाई वो गलत है, इसीलिए इसका आंसर है डी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज इतना ही कराऊंगी। She said she loved the book, so I gave it to her. अब अगर आप इसमें देखेंगे यहां पर she said she loved the book. She said what? She loved the book, so I gave it to her. She said she loved the book, so I gave it to her. अब इसमें आप A, B, C, D जो ऑप्शन आपको जो है इसमें सही लग रहा है वो देखिए। इसमें देखिए अगर 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेटिंग अगर 2 सेंटेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं, जैसे एंड, बट, सो, फॉर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आ रहे हैं तो दोनों सेंटेंसेस को कॉमा से हटाया अलग करा जाएगा। शी सेड, भाई देखिए शी सेड व्हाट? दैट शी लव्ड द बुक, शी सेड शी लव्ड द बुक एंड सो आई गिव इट टू हर। जुड़ा है किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो किससे करेंगे? कॉमा से अलग करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा? दैट्स बी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग करने के लिए बी जो है इसका यूज किया जाएगा, मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यूज अ कॉमा टू सेपरेट, यूज अ कॉमा टू सेपरेट 2 sentences joined by coordinating conjunctions and but or so for no। तो अगर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं तो कॉमा हमें यूज करना है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। बाकी के अभी इसमें और भी है, वो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगी और इसके साथ एक एक पार्ट और करती जा रही हूँ। पंचुएशन का भी मैं आप लोगों को इसमें बता, क्योंकि पंचुएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इसी तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल पहले कैंडिडेट टॉक में, उसके बाद एक लेक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा।